ओके स्टूडेंट्स, तो अपनी ये न्यू यूनिट स्टार्ट हुई थी, यूनिट 6 इंडक्शन मोटर ड्राइव। तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था इंडक्शन मोटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। उसके दो टाइप के रोटर होते हैं, स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग। देन उसके कंस्ट्रक्शन फीचर, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ स्क्वायरल केज रोटर। ये आपके स्क्वायरल केज रोटर की डायग्राम है। देन अपन ने कंस्ट्रक्शन पढ़े थे किस मटेरियल का बना होता है, लैमिनेटेड होता है, दो टाइप के रोटर होते हैं, स्विंग होती है इनमें, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देन अपन ने पढ़ा था उनका प्रिंसिपल। आफ्टर डेट अपन ने देखा था स्लिप क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम नेगेटिव स्लिप। एंड देन अपन ने फॉर्मूला निकाला था जहाँ से अपन रोटर की स्पीड डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिर अपन आ जाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट पे। इक्विवेलेंट सर्किट में देखो, ये क्या है, आपका V1 है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। V1 इज सप्लाई वोल्टेज। R1 इज़ द रजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। X1 इज़ द रजिस्टेंस ऑफ स्टेटर रिएक्टेंस। स्टेटर रिएक्टेंस मैंने आपको बताया था दो टाइप के फ्लक्स होता है, लीकेज फ्लक्स और लिंकिंग फ्लक्स। तो जो लीकेज फ्लक्स होता है वो अपना एक तरह से वेस्टेज की फॉर्म में होता है, तो वहीं से बनता है अपना X1, ठीक है। ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो R1 X1। अब ये आती है आपकी नो लोड करंट। इस नो लोड करंट के दो पार्ट है, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड IW। इसको इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये हो गया आपका स्टेटर साइड का इक्विवेलेंट सर्किट। अब आते हैं अपन रोटर साइड सर्किट पे। तो रोटर साइड का अपन को स्टडी करना है। तो अब यहाँ देखो, ये आपका स्टेटर है, ठीक है। स्टेटर को अपन ने 3 फेज सप्लाई दी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है F। इससे आप क्या समझते हो, जैसे अपन ने बोला 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई आ रही है। इसका मतलब जो आपका वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड तो 220 वोल्ट है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। मतलब एक सेकंड में वो ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ऐसे 50 साइकिल, 50 हर्ट्ज़ का मतलब है इस टाइप के 50 साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में। 60 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि वो 60 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है विथ इन 1 सेकंड। तो सपोज़ आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया है 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का। तो ये स्टेटर को दिया, तो स्टेटर में भी करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो इस करंट की फ्रिक्वेंसी होगी, करंट, EMF, फ्लक्स, जो भी फ्लो होगा उनकी फ्रिक्वेंसी होगी F, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया आपके पास। मैग्नेटिक फील्ड के बाद यहाँ पे रोटर है। अभी ये रोटर रोटेट नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होगी, जो भी EMF होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी होगी F। बट अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जैसे ही अपना रोटर ने रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया, रोटेट करने लग गया अपना रोटर, तो अब इसके अंदर जो भी करंट है, EMF है, जो भी है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, F होगी उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फर्स्ट केस में इसकी फ्रिक्वेंसी F थी, लेकिन जैसे ये रोटेट करने लग गया तो उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी F। अगर वो रोटेट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल कंडीशन का मतलब वो कंडीशन जब आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा है। जब आपका रोटर रोटेट करेगा तो उसकी स्लिप होगी SF, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपके रोटर के अंदर जो भी करंट है, EMF है, रिएक्टेंस है, उन सबको अपन S के साथ लिखेंगे। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि अपना ये जो स्टेटर वाला पार्ट तो नॉर्मल लिखेंगे अपन, लेकिन रोटर वाले साइड में जो भी अपने पास चीज़ें फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है उसको S से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे EMF है, EMF की इक्वेशन होती है 4.4 F phi N। तो यहाँ पे F है, तो अब इस F की जगह अपन SF कर देंगे, तो यहाँ पे अपन SE2 लिखेंगे। रजिस्टेंस है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी की टर्म नहीं होती, तो रजिस्टेंस को आप नॉर्मल R2 लिख दो। लेकिन रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 FL। तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आई, तो जहाँ जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको आपको S से मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्यों? क्योंकि रोटर के साइड जो भी टर्म्स है उन सब की फ्रीक्वेंसी क्या है, SF, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस तरह से लिख दिया SE2 R2 XX2। अब यहाँ पे देखो I2 डैश का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, I2 डैश इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है अपना E2 डैश, या फिर आप ऐसे बोल दो SE2 डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस कितना है, R2 स्क्वायर प्लस XX2 का स्क्वायर, ये आपका टोटल इम्पिडेंस है। इस तरह से अपन ये करंट के लिए फॉर्मूला इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो यही अपन ने रोटर वाले सर्किट को देख के ये अपन ने इक्वेशन लिख दी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है आपको, अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को S से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर को S से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, E2 बच जाएगा, S से डिवाइड कर दो। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे आपके पास S है, जब उसको आप रूट के अंदर लेके जाओगे तो बन जाएगा 1/S स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R2/S का स्क्वायर प्लस XX2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये बन जाएगा I2 डैश, ठीक है। अब इस I2 डैश से आप ये डायग्राम बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे, E2 आ गया, I2 डैश आ गया,
ठीक है। E2 आ गया, I2 डैश आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हुए R2S और एक X2। इस वाली इक्वेशन से अपन ये डायग्राम बना सकते हैं। समझ आ रहा है? देखो वोल्टेज क्या है आपके पास टोटल E2, तो आपने E2 लिख दिया, करंट है I2 डैश, और टोटल इम्पीडेंस कितना है, एक तो है R2/S और एक है X2, तो X2 और R2/S कर दिया। तो इस तरह से अपन ने ये डायग्राम बना दिया। अब यहाँ देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को इसने दो पार्ट में डिवाइड करके लिखा है। ये देखो, या तो आप ऐसे लिख दो R2/S, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखो इसको R2 + R2 1/S - 1। अब इसको जब आप खोलोगे तो क्या आएगा, R2 + R2/S - R2, तो इस -R2 से +R2 कट जाएगा। तो या तो आप इसको ऐसे R2 ही लिख दो, या फिर आप उसको एडिशन ऑफ टू रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख दो। ऐसा अपन ने क्यों किया है ये आपको आगे वाली क्लासेस में पता चलेगा। तो बेसिकली अपन इस R2 को इस तरह से दो रेजिस्टेंस के एडिशन की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो अपन R2/S को कैसे लिखेंगे, R2 + R2 1/S - 1। तो इसने इस R2 को R2 और एक R2 1/S - 1 की फॉर्म में लिख दिया। इन दोनों का एडिशन यही आएगा आपके पास। तो इस तरह से जो ये सर्किट था फाइनली अपन ने उसको इस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अपना सर्किट फाइनली क्या बन गया, यहाँ देखो R1 X1 ये नो लोड करंट तो थी, इस वाले सर्किट की जगह अपन वो पुट कर देंगे। तो R1 X1 नो लोड करंट, ये प्राइमरी साइड, तो ये रोटर साइड में R2 X2 R2 1/S - 1, ये इस फॉर्म में अपन ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये स्टेटर की साइड है, ये रोटर की साइड है, ठीक है। ये हो गया अपना इक्विवेलेंट सर्किट। अब आगे देखते हैं अपन को क्या करना है। अपन एक चीज़ पढ़ी थी ट्रांसफार्मर में कि जब भी आप रोटर की साइड से सेकेंडरी साइड से कोई भी चीज़ प्राइमरी साइड में लेके जाओगे तो कैसे किसका यूज़ करना पड़ेगा अपन को, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का। जैसे R2 कहाँ है अभी, R2 सेकेंडरी साइड में है, इसको प्राइमरी साइड में लेके जाओगे तो कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसे ही X2 को लेके जाएंगे तो ऐसे ही अपन इन सब चीज़ों को लेके जाएंगे। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जब भी R2 प्राइमरी से सेकेंडरी में आता है तो वो हो जाता है R2/K²। K क्या होता है आपका, K होता है टर्न रेशो N2/N1, ये होता है आपका टर्न रेशो। X2 अगर वहाँ से यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा X2/K²। वोल्टेज अगर वहाँ से प्राइमरी में आएगा तो हो जाएगा E2/K, इसमें ओनली K आएगा, K² नहीं आएगा। बट सबसे स्पेशल है करंट। अगर करंट आपकी सेकेंडरी से प्राइमरी साइड में आती है तो वो डिवाइड नहीं, वो मल्टीप्लाई होगी, I2 × K, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज K से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, लेकिन R2 X2 K² से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो जब भी अपन को सेकेंडरी से प्राइमरी में लाना है तो अपन /K² कर देंगे। वहीं पे अगर इसका अपोजिट कर सकते हैं अपन, सपोज़ अपन को प्राइमरी से सेकेंडरी में कोई चीज़ लेके जानी है, मतलब अपने पास यहाँ पे R1 है और अपन इसको वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, तो अपोजिट कर देना, R1 × K², X1 × K², E1 है तो E1 × K, और I1 है तो I1 क्या होगा, I1/K। ये होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज़ एक रेजिस्टेंस है सेकेंडरी में, उसकी वैल्यू है 5 ओम, टर्न रेशो है आपका 2, तो जब आप उसको प्राइमरी में लेके आओगे तो 5/4 उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अपन ये कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो आपका V1 R1 X1 ये नो लोड करंट। अब इन सारी कैटेगरी को जो सेकेंडरी साइड में थी उन सारे पैरामीटर को ये प्राइमरी साइड में ले आया, तो ये हो गया E2/K, R2/K², X2/K², और यहाँ पे भी K² हो गया, और ये करंट × K² हो गई। तो ये सारी चीज़ें अपनी इस तरह से प्राइमरी साइड में आ गई। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। यहाँ तक अपना इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ देखो, आपसे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का कर्व पूछे या टॉर्क स्पीड का पूछे, अपना कर्व सेम बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो स्लिप और स्पीड दोनों में क्या रिलेशन है। देखो, जब सपोज़ मेरे पास स्लिप का फॉर्मूला होता है आपके पास NS - N/NS, ठीक है। तो जब आपके पास आपका रोटर रोटेट ही नहीं कर रहा है, जब आपके पास n = 0 है, रोटर आपका रोटेट ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1। और जब आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, मतलब फुल स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो n की जगह आप NS पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास स्लिप की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये दोनों एक दूसरे, देखो तो S की वैल्यू जब 1 से 0 तक आई, मतलब S की वैल्यू डिक्रीज़ हुई,
उस वक्त एन की वैल्यू क्या हुई, 0 से एन एस तक आई, यानी कि एन की वैल्यू इंक्रीज़ हुई। मतलब जैसे जैसे एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आप बोल रहे हो स्लिप ऐसे डिक्रीज़ हो रही है तो आप उसी के अपोजिट डायरेक्शन में बोल देना यहाँ पे आपकी स्पीड है और ये इंक्रीज़ हो रही है। तो अपन इसका ग्राफ भी ऐसे ही बना सकते हैं। ये देखो वाई एक्सिस पे तो अपन को टॉर्क लेना है। अब यहाँ पे देखो सपोज़ यहाँ पे मैंने स्लिप ले ली, तो स्लिप की वैल्यू मैंने लिखी है 1, 0.8, 0.6, 4, यहाँ पे आ गया 0। तो मेरी स्लिप ऐसे बढ़ रही है तो अब मेरी स्पीड इस तरह से बढ़नी चाहिए। तो स्पीड के लिए यहाँ मैक्सिमम लिख दो 1 और यहाँ मिनिमम लिख दो 0। तो ये अपनी स्पीड हो गई, ये अपनी स्लिप हो गई। तो इस तरह से अपन एक ही कर्व पे दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये कर्व कैसे बनाया अपन ने। अपनी जो टॉर्क की इक्वेशन होती है वो अपनी टॉर्क की इक्वेशन होती है ये के टॉर्क इक्वल्स टू के फाई एस E2 R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ये होती है अपनी टॉर्क की इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे अपन दो केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस है जब स्लिप की वैल्यू बहुत लो है, सेकंड केस है जब स्लिप की वैल्यू बहुत हाई है। तो अभी अपन फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, स्लिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है। तो अब इस केस में देखो ये जो इक्वेशन है इसमें स्लिप की वैल्यू बहुत कम है, तो अपन इस वाली स्लिप को नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस वाले पूरे टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखो अगर मैंने लिखा है 10 प्लस 0.2, तो 10 के रिस्पेक्ट में 0.2 बहुत छोटा है, तो मैं इस 0.2 को हटा भी दूंगी तो भी मेरे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आंसर आ रहा है 10, वैसे आंसर आता है 10.2, तो इतना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी कोई चीज़ प्लस में होती है तो अपन उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यही चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होती, सपोज़ ये है 10, इसको देखो और एक सेकंड केस देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब मैं इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2 होता है 2। पूरा आंसर की वैल्यू ही चेंज हो गई आपकी, है ना। तो अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है, छोटी चीज़ है बड़ी चीज़ है जो भी है, आप मल्टीप्लाई में उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही चीज़ प्लस की फॉर्म में दे रखी है तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है। तो अपन ने वही किया है। यहाँ पे देखो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो एस था ये बहुत छोटा है, तो अपन इस पूरी टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। तो अपने पास क्या बचा, के इक्वल्स टू के फाई एस E2 R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। अब इस एक R2 से ये एक R2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे R2 स्क्वायर था, तो T इक्वल्स टू क्या बचा, के फाई एस E2 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका के भी कांस्टेंट है, फाई भी कांस्टेंट है, E2 भी कांस्टेंट है, R2 भी कांस्टेंट है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जब स्लिप की वैल्यू लो है तो टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। ये चीज़ आती है अपने पास, whenever the value of slip is low then torque is directly proportional to the slip। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अपन इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये देखो यहाँ पे इसने ड्रॉ किया है। अभी इसने स्लिप की वैल्यू बहुत कम रखी है, 0 से 0.1 तक, तो इसने इस तरह से ये डायरेक्ट इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर दी। आप एक लाइन कंसिडर करो, अभी सपोज़ ये लाइन ड्रॉ कर दी इसने, एकदम स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी के लिए, ठीक है। अब सेकंड केस पढ़ते हैं, व्हेन स्लिप इज़ वेरी हाई। अब स्लिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, तो अब स्लिप की वैल्यू की हाई है तो अपन क्या करेंगे, इस वाली टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि अब इसके रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, T इक्वल्स टू के फाई। अब देखो ये जो ऊपर वाला एस है ये एक इस वाले एस से कट जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी T इक्वल्स टू के फाई E2 R2 डिवाइडेड बाय एस X2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। अब यहाँ पे फिर से अगेन वही चीज़ है, के भी कांस्टेंट, फाई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जब स्लिप की वैल्यू हाई है तो टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, ठीक है। जब स्लिप की वैल्यू लो थी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, जब स्लिप की वैल्यू हाई है तो टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। तो अब इसको किस तरह से अपन ड्रॉ करेंगे, ये देखो जब लो थी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, अब जब हाई है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से अपनी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। अभी जो और भी आपको कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है और डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट केस में है जो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी आपको बस यही देखना है कि ये कर्व कैसा आया, ये लो वैल्यू के लिए प्रोपोर्शनल है, हाई वैल्यू के लिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये है आपका मैक्सिमम टॉर्क, ये है आपका स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। ये जो पॉइंट आया है स्लिप का, ये क्या है, SM। स्लिप कॉरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम टॉर्क मतलब स्लिप की वो लोकेशन है जहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो स्लिप की वो वैल्यू जहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन देखेंगे, इस तरह से अपन इसका ग्राफ
बनाएंगे। तो एक बार ये एक बार आप रीड आउट करना, फिर जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में अपन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।